अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सदर आसिफ ज़रदारी के दस्तखत के बाद टैक्सों से अलग पर आवाम के लिए महंगाई का सुनामी लाने वाला बजट नाफिज हो गया है। इस बजट को वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुआशी तरक्की और मुस्तकबिल में आवाम के हालात बदलने का ज़ामन करार दिया है। लेकिन इस जमानत की आवाम को जो कीमत अदा करनी होगी वो नाकाबिल यकीन के साथ नाकाबिल बर्दाश्त भी है। सितम यह है कि जहाँ एक तरफ नौकरी पेशा और आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, वहाँ मखसूस तबकों और अफराद के लिए सब्सिडीज और टैक्स मुआफ़ी का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। हालिया बजट में हुकूमत ने 1700 अरब के इजाफी टैक्सेस आयद किए हैं। आम आवाम की जिंदगियों को इन टैक्सों के अंबार में जकड़ने के साथ दोहरा मयार अपनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी और अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफराद को जायदाद की फरोख्त की सूरत में इनकम टैक्स अदा करने की छूट दे दी है। इसके अलावा मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉक मार्केट में होने वाली ट्रांजैक्शंस पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ तो मुस्तरद कर दी है, लेकिन सैलरीड और नॉन सैलरीड तबके पर पहले से आयद टैक्सेस पर इजाफी 10% सरचार्ज भी आयद कर दिया है। सितम यह है कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह 39% तक बढ़ा दी है, जबकि तनख्वाह ना लेने वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह 50% तक कर दी गई है। मुल्क में रहने वालों के अलावा हुकूमत ने बाहर सफर करने वालों पर भी बड़ा वार किया है और इन मुसाफिरों से 55 अरब रुपए इकट्ठे करने के लिए विफाकी एक्साइज ड्यूटी में होशरुबा इजाफा किया गया है, जिसके तहत इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों को 12,500 रुपए सिर्फ टैक्स की मद में देने होंगे, जबकि बिजनेस क्लास के मुसाफिरों को भी 40% इजाफी टैक्स देना होगा। इस बजट में डब्बे और नौमौलूद बच्चों के दूध पर भी 18% GST आयद कर दिया गया है। साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत पर भी डेवलपमेंट लेवी को 10 रुपए बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। हुकूमत ने एक तबके को पीसने तो दूसरे के लिए नवाज़शात का भरपूर इंतजाम किया है। आज़ाद कश्मीर में भी फराम की जाने वाली बिजली के लिए 18% सेल्स टैक्स को की छूट को बरकरार रखा गया है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से बजट से मुतालिक इतने संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के पास फिलहाल बयानात, उम्मीद और तसल्लियां देने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त $9 बिलियन पे खड़े हैं। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। द कंट्री एंड द नेशन इज आस्किंग फॉर कि हमें आप रिलीफ दें। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, जहाँ से हमने शुरू किया था ये काम ऑन द सैलरीड क्लास इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशंस एंड वेयर वी हैव एंडेड। इज इट मोर बर्डन? द आंसर इज एब्सोल्युटली देयर इज मोर बर्डन। कि जैसे ही फिस्कल हमें स्पेस मिलती है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस सेगमेंट को इंशाल्लाह हम सबसे पहले रिलीफ देंगे। कि ये नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती है। नेट बी कि जिन पे टैक्स ऑलरेडी लगा वो देते जाएं और बाकी लोगों पे हमने 2-3% का डिफरेंस। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने। बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर ये बताएं सबसे पहले कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तो हुकूमत ने मुश्किलात ही मुश्किलात रखी हैं, वैसे ही टैक्सेस में इजाफा किया गया है। ओवरऑल जितने भी स्लैब्स हैं तनख्वाहदार तबके के, उन सब पे ही टैक्सेस जो है वो बढ़ी है उसकी शरह। लेकिन एक नया काम किया गवर्नमेंट ने आखिरी जो 48 घंटे थे बजट की मंजूरी से पहले, कि उन्होंने एक 10% सरचार्ज लगा दिया है उन मुलाजमीन के ऊपर जो यानी कि सैलरीड क्लास जो यानी सरकारी ना भी हों प्राइवेट भी हों, कि जो 8,30,000 महीने की जिसकी तनख्वाह आमदन है वो 10% इजाफी हुकूमत पाकिस्तान को पे करेगा, यानी 83,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा पे करने गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो पहले टैक्स दे रहा है उससे। तो ये क्या हुआ है मिफ्ताह साहब? ये तो लगता है कि बजट की मंजूरी से एक दिन पहले ही मिनी बजट आ गया, जो 200 अरब के एडिशनल टैक्सेस लगा दिए गए। देखें, ये जो टैक्स था हुकूमत ने पहले ये एक दावा किया था कि हम 35% से ज़्यादा सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स नहीं देंगे, लेकिन इनको करना था तो इन्होंने ये एक पीछे से दरवाजे से काम किया है कि उन्होंने कहा है कि जो आप इनकम टैक्स देंगे उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। ये पहली मरतबा हुआ है कि टैक्स देने पर टैक्स लिया जा रहा है। जी हाँ। कि जितना आप टैक्स देंगे, आप 8,33,000 से 8,30,000 रुपये से ऊपर तनख्वाह आपकी होगी, वो जितना टैक्स देंगे उसका 10% और देंगे। बिल्कुल। अब देखें, ये हुकूमत जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये तनख्वाहदार तबके के ख़िलाफ़ तो जहाद का ऐलान कर दिया है। मैं ये समझता हूँ सीरियसली। आप देखें, 75,000 रुपया महीना कमाने वाले का टैक्स डबल कर दिया गया है। लाख रुपए तनख्वाहदार के ऊपर टैक्स डबल कर दिया गया है। पहले 1250 था, 2500 रुपये आ गया। मैं पूछता हूँ कि इस पाकिस्तान में इस महंगाई में बिजली के भर भरने के बाद कौन पाकिस्तानी लाख रुपए की तनख्वाह वाला होगा जिसके पास महीने के अंदर 2,500 रुपये भी बचत होती होगी? आप मतलब ये जिस बजट के अंदर आप जो
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को 1400 अरब रुपए ले गए थे और शायद अब 1200 कर दिया है, जिसमें MNAs के लिए 75 अरब रुपए आपने मुख्तस करे हैं, जिस बजट के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान 400 अरब रुपए से ज़्यादा MPAs के प्रोजेक्ट्स पे खर्चा कर रहे हैं, जिस पे आप PSDP पिछले साल 500 अरब रुपया नहीं हुआ था, आपने 1200-1400 अरब रुपया रख दिया। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलग पैसे रख दिए। तो बेहिसी का एक बजट है ये। कुछ जैसे कि एक पाकिस्तानी तबका है जो कि टैक्स देता है और एक पाकिस्तानी तबका है जो मराठी याफ्ता है। आप किसी प्रोजेक्ट को मना नहीं कर रहे, कोई आप हुकूमत के अखराजात 24% से बढ़ा दिए आपने, तो आप कौन सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? आवाम से कुर्बानी ले रहे हैं। अब तो ये इस मजीद ये तेल नहीं निकल सकता इस दाने से, ख़त्म कर दिया है उन्होंने मईशत। और ये कहना मुफ्ती साहब कि जी हम जो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं उनसे हम टैक्स वसूली कर रहे हैं, वो आल्दो आपने जिस तरह जिक्र किया कि कम तनख्वाह वालों पे भी 100% उन पर टैक्स बढ़ा है, जिनकी आमदन ज़्यादा है ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो टेक्निकल किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स के अंदर, बड़े मल्टीनेशनल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो तो भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के। बल्कि भाग भी कैसे जाएंगे, वो एयर ट्रैवल के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है। यहाँ रहना भी मुश्किल, भागना उससे ज़्यादा मुश्किल। ये जो पहला जो शुरू में जो टैक्स था वो ये था कि 5 लाख रुपए की तनख्वाह अगर आपकी है तो आप 91,250 रुपये टैक्स दे रहे थे, और हुकूमत ने ये मुनासिब समझा कि 22,500 रुपये इनसे और ले लें। जबकि बिजली के बिल बढ़ गए, उनके पिछले 4 सालों में अखराजात बढ़ गए, जो भी हुआ, लेकिन आपने उनके 22,500 टैक्स और बढ़ा दिया। तो अगर आपकी 5 लाख रुपए तनख्वाह है तो आपका 1,13,750 रुपये टैक्स हो गया। लेकिन 20 लाख की तनख्वाह के ऊपर भी 22,500 रुपये बढ़ाया, 10 लाख की तनख्वाह के ऊपर भी 22,500 बढ़ाया। अब जो है वो 10 लाख की तनख्वाह, 20 लाख की तनख्वाह के ऊपर वो 22,500 के अलावा 10% और भी देना पड़ेगा इनको। सर मैं सचमुच ये समझता हूँ कि इस किस्म का जब मुल्क क्राइसिस में हो, आज मुर्तज़ा सैयद साहब के भी एक ट्वीट्स आए हैं जो पहले एक्टिंग गवर्नर थे स्टेट के, ऑक्सफोर्ड से PhD की है। आतिफ मियाँ ने भी शायद बात की है इस पर, विटनेस रिकॉर्डर में आया है गालिबन, कि जब आप इस किस्म के डेट ट्रैप में हो तो आपको पहले अखराजात कम करने चाहिए। समर भाई, मतलब लोग मर रहे हैं, ये हुकूमत को इदराक नहीं है मेरे ख्याल से मियाँ शहबाज साहब को कि क्या कर्ब से गुजर रहा है मिडिल क्लास इस वक्त, कितनी महंगाई का इनको बोझ उठाना पड़ रहा है। और हम खुश हैं कि महंगाई कम हुई है, लेकिन महंगाई कम होने का मतलब है कि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, कीमतों में कमी नहीं आई है। तो आप जब लोग इस बोझ के नीचे दबे हुए हैं तो कहीं तो आप 24% किस मुंह से बढ़ा सकते हैं हुकूमत के अखराजात? आप PSDP तो दूसरा इसमें मुफ्ती इस्माइल साहब एक काम गवर्नमेंट ने और बड़ा अजीब किया है। एक तरफ उन्होंने टैक्सेस का बोझ मजीद बढ़ा दिया है। एक आम पाकिस्तानी है जो कि सरकारी मुलाजमीन या फ़ौज पाकिस्तान से वो ताल्लुक़ नहीं रखता या वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी अगर वो बेचेगा तो उस पर उसे इनकम टैक्स देना है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन को, ब्यूरोक्रेट्स को और जो फ़ौज पाकिस्तान में जो मुलाजमीन हैं उनको एग्जम्पशन दे दी गई है, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया गया कि आप प्रॉपर्टी बेचेंगे आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है एक मुल्क के अंदर दो कवानीन? मेरे ख्याल के तो ये तो शायद आईनी तौर पे भी चैलेंज हो जाएगा। लेकिन देखें ना, अगर हम न्यूज़ में नौकरी करते हैं और आप 3 लाख रुपए की नौकरी करते हैं और आप आहिस्ते आहिस्ते जोड़ के 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हैं, पैसे जोड़ के कुछ भाई से लेकर, वालदा से लेकर, और आप तो आपको 2.5 से लेकर 4.5% तक कोई विद होल्डिंग टैक्स लगेगा इनकम टैक्स का। एक तो वो भी ज़्यादा 1% मैंने लगाया था एक ज़माने में, 17 में वही होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप 3.5% उनसे ले रहे हैं तो फिर पूरी कौम से लोग, अगर 20 करोड़ रुपए का कोई हुकूमत का ब्यूरोक्रेट या फौजी अफसर कोई 20 करोड़ रुपए का बड़ा प्लॉट खरीदता है और रिटायर भी हो चुका है, तो उसको और मैं शहीदों की फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल उनके लिए बात होनी चाहिए। शहीदों की जो फैमिलीज है उनके लिए बिल्कुल होनी चाहिए रिलैक्सेशन, कि उन्होंने कुर्बानी दी, अपना सब कुछ लुटा दिया, उनके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक ब्लैंकेट दे देना बाकियों को, सरकारी मुलाजमीन को भी, ये भी नहीं कि आप नहीं देखें 2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तक तो मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है इस्तिस्ना दे दो, लेकिन आप 20-20 करोड़ रुपए की भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फिर तो टैक्स होना चाहिए ना। ये कम से कम देखें ना, ये लोग, ये बात अच्छी भी नहीं लगती है इस दौर में, बात ये मुनासिब नहीं लगती है कि एक तबका जो है, जैसे ना देखें हमने ये किया हुआ है ना, देखें हम ना हॉरिजॉन्टल एक्विटी करते हैं, हम 1 लाख रुपए की तनख्वाह कैमरामैन से पैसे लेते हैं, लेकिन किसी के पास 5,000 एकड़ की या 1,000 एकड़ की या 300 एकड़ की ज़रा अराजी हो, उससे हम टैक्स नहीं लेते।
हम प्रॉपर्टी टैक्स सही तरीके से नहीं लेते। आपके पास अरबों रुपए के घरों जायदादें हों, हम आपसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेते। लेकिन आप अगर बच्चे का दूध खरीदने जाते हैं तो हम आपसे टैक्स लेंगे। अगर आप पैकेज मिल्क खरीदने जाएंगे हम आपसे टैक्स लेंगे। अगर आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो रहा है और आपको स्टेंट लगना है तो उस पर टैक्स लगा दिया है। चैरिटेबल हॉस्पिटल पर टैक्स लगा दिया है। तो भाई कोई तवाज़ुन तो रखो ना कि कहाँ पे अगर इतनी टैक्स की ज़रूरत है कि आप हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी बोल रहे हैं कि पहले टैक्स दे फिर तेरा स्टेंट लगेगा। अगर इतनी टैक्स की जरूरत है तो फिर कहीं अखराजात भी तो कम करो। फिर ये टैक्स ले रहे हैं क्या 75 अरब रुपए एमएनएस को देने के लिए? सीरियसली, इज दिस व्हाई यू आर आस्किंग हार्ट पेशेंट्स टू पे अ टैक्स ऑन स्टेंट्स सो दैट एमएनएस कैन स्पेंड पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए, सियासी फायदे के लिए? कमाल है यार, ये बेइज्जती का आलम है इस मुल्क में जहां पे जो डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। आप 30,000 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान की 6 हुकूमतें जो सूबे की हैं और वफाक की हुकूमत खर्च कर रही है, सारी वफाक के टैक्स पे ही चलती है ना। 30,000 अरब रुपए, दैट्स 25% ऑफ जीडीपी अगले साल की। 120 अरब रुपए से ज़्यादा जीडीपी नहीं होगी, 30,000 अरब रुपए हुकूमत अखराजात। तो ये जो तो फिर इस लिहाज से मिफ्ता इस्माइल साहब जो नज़र आ रहा है कि IMF ने फिर भी ज़रा ये IMF को खुश करने के लिए कहा, ये सारा कुछ किया गया। इवन शहबाज शरीफ साहब ने तो इसका इकरार भी कर लिया कि IMF से जो है उनके साथ बड़ा मुश्किल था ये बजट बनाना। लेकिन फिर भी अभी IMF खुश नहीं है। वो कह रहे हैं बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाएं, बावजूद इसके कि ऑलरेडी बिजली और गैस से हम बड़ा हैवी टैरिफ पे कर रहे हैं। कम से कम बिजली का तो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये तो लगता है मजीद कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में तो एक महंगाई का तूफान आ जाएगा। तो फिर ये इसे जो दावे किए जा रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम आएगा या मुआशी इस्तेकाम आएगा इस बजट के बाद, हम उस इस्तेकाम के ट्रैक पर जा रहे हैं। ये तो रेसिपी आप डिजास्टर नजर आ रही है। देखिए समर भाई, सच्ची बात ये कि कोई इस्तेकाम की उम्मीद इस वक्त नहीं लगानी चाहिए। अल्लाह करे हो जाए, ठीक है, लेकिन तवक्को तो नहीं हो सकती है कि कोई इस्तेकाम आएगा। और ये कहना कि ये सब चीज़ें IMF ने करवाई हैं तो ये ज़्यादती है। IMF गलती करता है, IMF ने कुछ जुल्म कराया है, कुछ ज़्यादती करी है IMF ने, इस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन IMF ने का जो नंबर 1 नॉन निगोशिएबल पॉइंट होता है ना, वो होता है कि आप प्राइमरी डेफिसिट ना करें, प्राइमरी सरप्लस करें। 1200 अरब रुपए का 1% ऑफ जीडीपी, वो कह रहे थे कि अगर आप अपने सूद को छोड़ दें तो बाकी अखराजात अपनी जेब से पूरे करें, ठीक है। लेकिन IMF ने आपको कहा था कि आप PSDP इतना बढ़ाएं। IMF ने आपको कहा था कि 24% एक्सपेंडिचर्स आप बढ़ाएं पर करंट एक्सपेंस के। IMF ने आपको कहा है कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें और इन कंपनीज को आप लोन्स पे, इन कंपनीज के आप नुकसान पूरे करते रहें। IMF ने आपको कहा था कि आप जो है वो ज़राअत के ऊपर टैक्स ना लें, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स ना लें, फर्टिलाइज़र के ऊपर टैक्स ना लें। IMF ने आपसे कहा है कि आप ये जो उनको टैक्स छूट दी हैं, उनको टैक्स छूटें दी हैं। ये IMF ने तो नहीं कहा यार। IMF की जहाँ पे IMF का कसूर होगा बिल्कुल पॉइंट करेंगे। और ये शुरू में IMF ने इंसिस्ट भी किया था कि 50,000 रुपए से ऊपर के आप लोगों को तनख्वाह को टैक्स करें। आपने जब इन्होंने हुकूमत ने कहा कि हम नहीं 50 नहीं 75 करना चाहते तो IMF ने कहा उसका रद्दो बदल का टैक्स ले आओ। लेकिन IMF ने तो आपको ये अखराजात करने का नहीं कहा था। आपका जेब देख कर आपने खर्च करने हैं ना। आपने तो खर्च इस तरह कराया कि जैसे पता नहीं कोई आपके पास कारून का खजाना पड़ा हुआ हो, हातिम ताई की कब्रों पे आप लात मार रहे हैं। और फिर आपको टैक्स किससे लेना है? आपने बच्चे के दूध से टैक्स लेना है, पैकेज मिल्क से टैक्स लेना है, मसाला से टैक्स लेना है, मसालों से टैक्स लेना है। यार क्या कर रहे हो यार? तो मिफ्ता भाई, ये जो दावे हैं कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, जो कि हम काफ़ी अर्से से सुनते आ रहे हैं, ये दावा हर दफ़ा यही सुनते हैं कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन वो आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट कम से कम ज़रूर लगता है कि इसके बाद एक और आने वाला है। तो ये दावा दुरुस्त है फिर? आपके सवाल के जवाब में आपने सवाल में जवाब दे दिया ना कि हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ये IMF प्रोग्राम होगा। लेकिन भाई हमारे मुंह पे लग गई है कर्ज लेने की आदत। हम चादर देख के पैर नहीं फैलाते। हमको कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बार अगर ये 30,000 अरब रुपया खर्च करा है, मेरे ख्याल से 21-22 हज़ार अरब रुपया लास्ट टाइम खर्च था। आपको इतने अखराजात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको तो IMF ने ये भी कहा था कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को टैक्स करें। IMF ने ये भी कहा था कि NFC अवार्ड को फिर से देखें। आपने वो चीज़ें तो नहीं देखी। आप तो मतलब ये सारा इल्ज़ाम जो है वो NFC तो नो गो एरिया है। पीपल्स पार्टी के वोटों पे हुकूमत खड़ी है। पीपल्स पार्टी NFC पे बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं नो गो एरिया, इस पे तो बात भी ना करें। हुकूमत गिर जानी है। बिल्कुल नहीं गिरनी चाहिए। अगर हुकूमत गिर जाए तो गिर जाए। क्या पाकिस्तान को गिरा के छोड़ेंगे?
मतलब कब मानेंगे? एनएफसी तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा ना। जब 60% से ज़्यादा आप सूबों को पैसे दे सकते हैं, तो आपको फिर ये जाके यही नौकरी पेशा लोगों के 40% सैलरी लेनी पड़ेगी। बिजनेस आपने बरामदात के ऊपर टैक्स लगा दी, फिर आपको यही करना पड़ेगा। और सूबों में देखें कि वाफर पैसा है, वो पैसे बांट रहे हैं, उनसे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और ये बिजली और ये सनतों को भी ये मिफ्ता भाई अजीब गवर्नमेंट ने नहीं दिया ये जो है रिलीफ के सनतों को बिजली जो है वो उन्होंने ज़रा उस पर रेट जो कम किए जो दे रहे हैं वहाँ पे कंसेशन दे रहे हैं वो वसूल करेंगे। डोमेस्टिक और कमर्शियल जो सार्फिन है उनसे वसूल करेंगे। ये भी एक अजीब काम है कि मैंने अपनी जेब से पैसे अदा करने जनाब जो आप संतों को दे रहे हैं कंसेशन दे रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा तरीकाकार है? ये भी बड़ी ज्यादती नहीं है क्या? समर भाई देखें, बात यह है कि जो बिजली का जो हमारा जो निज़ाम है ना, वो निज़ाम ही गलत है। और ये सिंगल बायर मॉडल नहीं होना चाहिए और हुकूमत को ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप इस वक्त प्राइवेट मोनोपोलीज को भी दे दें ना, अनरेगुलेटेड मोनोपोलीज के जिसमें रेगुलेशन ना हो, तो वो भी इतनी महंगी बिजली नहीं बेचेंगे। आप एशिया के अंदर सबसे महंगी बिजली बेचते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। जनूबी एशिया में आप सबसे महंगी बिजली बेचते हैं। आप जो भी मुल्क का देख लेना, आप उससे महंगी बिजली बेच रहे हैं। और जब ये बात करते हैं कि 2200 अरब रुपए की फिक्स कॉस्ट है, जो कैपेसिटी कॉस्ट देनी है, सही है। आपको पता है 1700 अरब रुपए इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है, पेट्रोल पावर मिनिस्ट्री। तो तकरीबन आपका पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है चलाने की। आप गलत फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रांसमिशन केबल्स नहीं लगाए हुए, तो आप इस वक्त विंड पावर जो फ्री में हुकूमत को इस वक्त मिल रहा है वो हुकूमत ले नहीं पा रही है। तो सर ये जो दावा है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, ये दावा गलत है, ये आखिरी नहीं होगा। सर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कोई इल्म नजूम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इल्म मईशत तो है आपके पास। जैसे इनके देखें ना, मईशत के ऊपर अगर आप गलतियों पे गलतियां फरमा रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मईशत के अंदर इस वक्त PSDP पे खर्च करना बहुत ज़रूरी है कि मैं उधर 2000 अरब रुपए डेवलपमेंट पे लगा दूं, और डेवलपमेंट से मुराद ये है कि 3000 पिछली 3000 स्कूलें साउथ बलूचिस्तान में बनी हैं, उसमें 2700 स्कूलें खाली हैं। ठीक है, गोस्ट स्कूल्स हैं, लेकिन हमने फिर भी और स्कूल बनानी है ताकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर हजरात जो कि अब MPS बन चुके हैं वो खुश रहें। अगर आप हर साल कनाल की लाइनिंग करते हैं कनाल के ऊपर और 100-150 अरब रुपया जो है उसमें से गायब हो जाता है, अगर आप बारदानों में अरबों खरबों रुपए की चोरियां होती हैं, अगर आपने ये सब कुछ करना है तो IMF का प्रोग्राम तो ख़त्म नहीं होगा। सही। लेकिन अगर आपने IMF का प्रोग्राम ख़त्म करना है तो ये बजट नहीं होना चाहिए था। यानी हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, इसका मतलब है? भाई मेरी बात सुनो ना, अगर आप ये 5, मैं आपको हंस के मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3000 रुपये अरब रुपया अभी खर्चे के बचा सकता हूँ वफाक के और सूबे के, कोई बड़ी बात ही नहीं है। 3 ट्रिलियन 3000 अरब रुपए आप बच्चों के पढ़ाई के ऊपर खर्च करेंगे, और कम नहीं करने चाहिए पैसे। लेकिन उस 3000 अरब रुपए में आपको सिफर फायदा हो रहा है, क्योंकि आपके 78% बच्चे जो है ना, वो 2 जुमले नहीं पढ़ सकते 10 साल के बच्चे। ना आप उनको तालीम दे रहे हैं, ना उनको आप सेहत दे रहे हैं, ना आप उनको कोई इनकम ट्रांसफर इत्मीनान बख्श दे रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज ठीक नहीं करेंगे, ये वक्त देखें सबर साहब, पाकिस्तान में बजट कोई भी आसान नहीं होता, और मुझे पता है कि औरंगजेब साहब के भी बहुत परेशानी में गुजरा है वक्त, मुझे यकीन है, और उनको बहुत सारी चीज़ें करनी थी। मुझे ये भी पता है कि जो उनको रोक नहीं, जो कि वो सही चीज़ें करना चाह रहे थे। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये वक्त है ना, पाकिस्तान के पास अब वक्त कम रह गया है। जो पिछले हमारे गुनाह थे वो सारे उनकी अजाब अभी आ गया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। दिस वाज द टाइम टू मेक फंडामेंटल रिफॉर्म्स। ये नए इंतखाबात के बाद पहला बजट था इस हुकूमत का। जैसे भी इंतखाबात थे, जैसा भी मैंडेट था, आप तो आके बैठे हैं ना कुर्सी पे, और आप कह रहे हैं हम 5 साल तक हैं, तो पहला बजट था। आपको तो इस वक्त फाउंडेशन रखनी थी रिफॉर्म्स की, आपने तो एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। अगर आज ये हालत है कि आप MNA और MPS से ब्लैकमेल हो रहे हैं और 400-500 अरब रुपया इनको दे दिया और ब्लैकमेल नहीं हो रहे, आप शौक दे रहे हैं, तो फिर आइंदा सालों में क्या होगा? तो ये जो हुकूमतें IMF से निजात चाहती हैं, वो हुकूमतों के तेवर ऐसे नहीं होते। अच्छा मिफ्ता भाई, आप अपनी चूँकि सियासी जमात भी आपकी जल्द लॉन्च होने वाली है, 6 जुलाई को गालिबन आप लॉन्च करने जा रहे हैं अवाम पाकिस्तान के नाम से अपनी सियासी जमात। क्या आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नई सियासी जमात बनाने के पीछे? मकसद क्या है इसका? क्या मुख्तलिफ करना चाहते हैं आप? मकसद क्या है इसका? देखिए, अब हमारे पार्टी तो खैर मुख्तलिफ है दूसरी पार्टियों से। जो 6 जुलाई को शायद अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंशाल्लाह पार्टी को हम इफ्तिताह करेंगे इस्लामाबाद में। लेकिन जो हमारा 2 ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि नंबर 1 कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो आदमी हो,
किसी एथनिक ग्रुप का हो, किसी मजहबी ग्रुप का हो, किसी दूर दराज के रीजन में रहता हो या सेंटर में रहता हो, हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका हुकूमत को देना फ़र्ज है हुकूमत। अचीव करने के लिए आपकी पार्टी जो है वो उसमें इलेक्टेबल्स कितने आने वाले हैं, यानी जब ऐलान होगा तो कितने लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं? इलेक्टेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर आप इलेक्ट होंगे तो ये सारी जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे? यार देखें, इस बार तो खान साहब ने एक बात तो साबित कर दी ना कि बगैर कैंपेन के भी जीत सकते हो, बगैर इलेक्टेबल्स के भी जीत सकते हो, बगैर सिंबल के भी जीत सकते हो। बयानिया होना चाहिए, कौम की जो दिल में बात है वो बात करनी चाहिए। वो तो नून लीग ने भी साबित कर दिया कि बगैर पॉपुलैरिटी के भी आप जीत सकते हैं। ये बात ये बात दुरुस्त है। जो मैं कहता हूँ कि 8 फरवरी को इमरान ने अपना वोटर निकाला और 9 फरवरी को नून लीग का वोटर निकल गया। लेकिन ये बात तो है। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, खान साहब का भी अगर आप तारीख देख लें, ठीक है, तो 2002 में मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम इन्होंने सपोर्ट किया, 2011-12 में जनरल पाशा के ने इनकी पार्टी ऑर्गेनाइज करके दी, 14 में जनरल ज़हीर के साथ मिलकर इन्होंने धरना किया, 17-18 में बाजवा साहब और फैज़ साहब की फैज़ के बदौलत और RTS के बदौलत पावर में आए। अब ये जो है वो इनको आर्मी बुरी लगती है, क्योंकि पहली मरतबा 15-20 साल बाद आर्मी ने इनको कुछ धक्का दिया है। सच्ची बात है कि हमने ये बात सोच ली है कि हमारा ताल्लुक हर इंस्टीट्यूशन से वो होगा जो आइन में लिखा हुआ है। हमको पावर का कोई वो नहीं है, हो सकता है पावर में आए, हो सकता नहीं है। हम ये वादा नहीं कर रहे, हम ये लोगों से वादा कर रहे हैं अगर कभी पावर में आए तो आपके वोट से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। सही है, बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ताह इस्माइल साहब की। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत शुक्रिया शेख शाहीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में। सर ये बताइए सबसे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक बहुत जल्द शुरू करने का इरादा रखती है, लेकिन उससे पहले आपकी कोशिश थी, आपकी पार्टी की कोशिश, खान साहब ने भी जेल से हिदायत जारी की थी कि मौलाना फजल रहमान को भी साथ जोड़ा जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपनी 2 रोज़ की उनकी जो पार्टी की मजलिस आमला का इजलास था उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि हमें अभी भी तहरीक इंसाफ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीक इंसाफ को टाइम देते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। तो मौलाना के बगैर ही फिर अगर वो नहीं आते आपके साथ, आप मूवमेंट में चले जाएंगे और ज़ाहिर है उससे इम्पैक्ट काफ़ी कम होगा आपकी तहरीक का। देखिए, अगर मौलाना साहब आ गए तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है और उनके साथ असद कैसर साहब नेगोशिएशन में हैं और हमारी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसको मेनली डील कर रही है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ये भी कह रहे हैं, शेख शाहीन साहब के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने भी चूँकि आज से 2 रोज़ पहले बयान दिया था कि मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद में, ये जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक का मामला है इस पर उन्होंने मुखालफत की है। उसका भी मौलाना ने जिक्र किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह तो मेरी मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक माहौल के लिए फिर भी हम PTI को टाइम देने को तैयार हैं। देखिए, इसमें तो नेचुरली हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस वक्त है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गो के पोलिटिकली हम शामिल हुए हैं, हमारी पार्लिमानी पार्टी बनी है बिकॉज ऑफ द मेन रीज़न के हमारे रास्ते में रुकावटें इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह बदनीयती पे मबनी पैदा की थी और हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, हम एहतियातन गए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ताकि हमारी जो मखसूस सीटें हैं वो ज़ाय ना हों, वो कि उसके बावजूद भी उन्होंने ज़ाय करने की कोशिश की है, जिसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन उनकी अगर कोई स्टेटमेंट है भी तो मेरा ख्याल है कि वो किस कॉन्सेंट्रेशन में आई है और क्या हुआ है, लेकिन इत्तेहाद जो हमारा 6 जमाती है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल। मौलाना तो ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी तो बना दे एक मुज़ाकरात के लिए, वो कह रहे अभी तक मुज़ाकराती कमेटी भी आप लोगों ने अनाउंस नहीं की जिसने मौलाना से मुज़ाकरात करने थे। देखिए, मुज़ाकराती कमेटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो ज़ाहिर है हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी के चंद मेंबरान हैं जिसमें असद कैसर साहब भी हैं और वो उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और अगर ऐसी कोई बात करने की ज़रूरत महसूस होगी कि जिसमें हम समझेंगे कि मुज़ाकराती कमेटी की ज़रूरत है तो वो भी इमरान खान साहब की इजाज़त से हम इंशाल्लाह बना देंगे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमारी बिहाफ पे अगर असद कैसर साहब मिल रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल हमारी पार्टी लीडर हैं, अगर वो कोई बातचीत करते हैं तो दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी नॉट एन इंडिविजुअल। तो शेख शाहीन साहब, ये जो आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर से बड़े मसाइल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, शायद हुकूमती जो रुकावटें होती हैं उससे ज़्यादा आपको अंदरूनी तौर पर आपकी जो आपस में मसाइल चल रहे हैं वो एक बड़ी हिंड्रेंस शायद बन जाए आपकी मूवमेंट की कामयाबी में।
कि अंदरूनी तौर पर अगर आप देखें तो एक वो ग्रुपिंग सामने आई भी थी, खान साहब ने जेल से नोटिस भी लिया उसका, जनाब कि मुझे नाम प्रोवाइड किया जाए, ज़रा ग्रुपिंग है तो खान साहब ने नोटिस लिया उसका। और दूसरा, आजकल पार्टी के बाहर से भी बड़ी सख्त तनकीद आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पे हो रही है। फवाद चौधरी आजकल सख्त आड़े हाथों ले रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, और वो कह रहे हैं कि ये लोग नहीं कर सकते, ये लोग तो बेनिफिशरी इमरान खान के जेल में होने के, वो कह रहे हैं ये लोग कभी भी उनको बाहर नहीं ला सकते। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जो भी हैं, मैं किसी का नाम लिए बगैर कहूँगा कि भाई जब मुश्किल वक्त था आप पार्टी को छोड़ के चले गए और आपने जाकर इंजॉय किया। आज भी मुश्किल वक्त हमारे पार्टी के वर्कर्स, फवाद चौधरी ने तो एंजॉय नहीं किया, उन्होंने बड़ी लंबी जेल काटी है रिसेंटली, वो तो कोई एंजॉय नहीं किया उन्होंने। नहीं, जरूर काटी है, मगर ये तो नहीं है ना कि वो पार्टी को छोड़ के गए। पार्टी भी छोड़ी, प्लस इस तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी शामिल हुए, और जिस अंदाज से हुए वो गए या ले जाए गए, वो टाइम था ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते कि जी मुझे ज़बरदस्ती कराया गया। और आज भी देखें, हमारी ख़वातीन, सनम हो गई, आलिया हमजा हो गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गए, हमारे बहुत सारे वर्कर्स, कारकुनान और लीडर्स, जिसमें चीमा साहब, चौधरी एजाज, मियां महमूद रशीद, ये बेचारे बीमार भी हैं, और जिस कैफियत और जिस हालत में वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमारे मिलिट्री ट्रायल में जो 105-6 अफराद जो मौजूद हैं, ये देखें कौन बंदा है जिसने ये मुसीबतें नहीं झेली, लेकिन इन सारी मुसीबतें झेलने के बावजूद आज पार्टी के साथ लॉयल होकर खड़े हुए हैं। लेकिन जो वक्त पे छोड़ के चले गए, आज आकर के वो मामे बने इस पार्टी के, मेरा ख्याल है उनको सूट नहीं करता कि वो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट दें। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा जब पार्टी में यूनिटी होगी। शुएब शाहीन साहब, जिस तरह मैंने पहले जिक्र भी किया, आपके कोर कमेटी के मेंबर जो हैं जुनैद अकबर साहब, वो 2 रोज़ पहले मुस्तफ़ी हो जाते हैं, ये कहते हुए कि पार्टी के अंदर मखसूस लोग जो हैं उन्हें खान साहब तक एक्सेस है, जिनके आपस में मुफादात जुड़े एक दूसरे के साथ। वो कह रहे हैं पार्टी में हमारी राय को मुकद्दम नहीं समझा जाता। फिर इसके साथ साथ तो आपको पता है एक धड़ा उठा था पार्टी के अंदर से, जिन्होंने कौमी असम्बली से रेजिग्नेशन देने की बात की थी, खान साहब तक के मामला पहुंचा है पार्टी में ग्रुपिंग का। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके नाम मेरे तक पहुंचाएं कि कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं। और लग ये रहा है कि वो लोग भी खुश नहीं है पार्टी की मौजूदा जो लीडरशिप है उसकी परफॉर्मेंस से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जहाँ तक जुनैद अकबर का मामला है, वो एक और जो मेरी बात नहीं हुई ना उनसे ना इस हवाले से, जो थ्रू मीडिया मुझे पता चली है कि वो उनका ये था कि जी जिस SHO ने उनके खिलाफ पर्चा किया था उसको ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया या उसको सजा क्यों नहीं दी गई, दैट इज़ समहाउ डिफरेंट। उनका एक पर्सनल इशू है, वो पॉलिसी प्रॉबेबली, मैं जो मुझे कुछ साथियों ने बताया, लेकिन मेरी बात ना अली अमीन गंडापुर साहब से इस मौजू पे बात हुई है ना जुनैद साहब से बात हुई है। लेकिन ये एक इनका अगर कोई इंडिविजुअल मैटर है तो दैट वुड बी रिजॉल्व। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी संजीदगी की है, क्योंकि जुनैद अकबर साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और वो हमारा लॉयल, डेडिकेटेड और कमिटेड हमारा वर्कर है और हमारा लीडर है, MNA है। आई डोंट थिंक कि उसके लिए उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम है। दूसरी जो बातें आपने की हैं कि एक आध और बंदे की तरफ से कोई इस तरह की कोई बातें की गई हैं, देखें बड़े बड़े फन्ने खान यहाँ इस पार्टी में थे जब वो छोड़ के गए। आज उनकी सियासत में नाम लेवा उनका कोई नहीं है। आप नाम लें जहांगीर तरीन, अलीम खान, और जिस अंदाज से अलीम खान यहाँ सियासत में आया है और जिस अंदाज से जाली वोटों के ज़रिए पहुँचा है, उसके मुकाबले में अली एजाज भुट्टर हमारा एक यंग वकील है और उसने उसको कोई खर्चा किए बगैर उसको इलेक्शन हरा दिया, जबकि इसने बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च किए हैं अपने इलेक्शन में। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा वकील ही जीता हुआ है। और जिस अंदाज से परवेज़ खटक, महमूद खान, उस्मान बुज़दार, पता नहीं कौन से नाम थे, आज तो हवा में वो तहलील हो गए। अभी तो देखे ना पार्टी के अंदर ये मसाइल, यही तो बात हो रही है ना आज यही तो वर्कर्स के अंदर इस्तराब है ना। शुएब शाहीन साहब वो कहते हैं कि खान साहब के नाम पे जो लोग जीत कर असम्बलियों तक पहुंच गए हैं, बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच गए हैं, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे खान साहब की रिहाई के लिए। वो बिल्कुल आपकी जो है ना परफॉर्मेंस, जो आपके लोग बैठे हैं जो पहुंचे ओहदों पे, वो कह रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। उनकी कारकर्दगी पे अदम एतमाद उन्होंने कर दिया। जो उस दिन घेराव हुआ कारकुनान की तरफ से उमर अयूब साहब का और फैसल जावेद का, तो ये तो एक इस मामले को ये उठा के क्या जाना जनाब के ये शेर अफसर मरवत ने भेजे थे, ये तो प्लॉजिबल है कि उसकी नहीं जस्टिफिकेशन। वाकई कारकुनान के अंदर इज़राब तो है, वो खुश नहीं है कारकर्दगी से। ऐसी बात कोई भी नहीं है। हाँ, वर्कर्स हमसे एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि जिन लोगों ने ज़ाहिर वोट दिया है, हम लोग भी जीते हुए हैं, लेकिन हमारे तो नोटिफिकेशन नहीं किए उन्होंने। बेईमानों ने कठपुतलियों को मुसल्लत किया, डाकों को और चोरों को हमारे ऊपर प्रेफरेंस दे दी। इन्होंने डाका जनी के जरिए जा कर के फॉर्म 47 तब्दील किए, 45 में टेम्परिंग की। मगर जो लोग आज असम्बली में बैठे हुए हैं वो वाकई अपना हक अदा कर रहे हैं।
वर्कर्स जिसको कहते हैं ना डू मोर का तकाजा कर रहे हैं। अच्छी बात है, वर्कर्स का प्रेशर रहना चाहिए, मगर वहाँ जो 2-4 बंदों ने हड़बोंग मचाने की कोशिश की, दैट वाज इंटेंशनल, दैट वाज नॉट अनइंटेंशनल। और ये कभी नहीं हो सकता कि जो पार्टी के कौन थे ये लोग इंटेंशनल था, तो ये कौन थे ये लोग राजनीति तौर पर करने वाले, उनके पीछे कौन था? इस पे हमारी कार्रवाई होगी, वो हम देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और क्या ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं शेख शाहीन साहब, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं शेख शाहीन साहब के ये शेर अफजल मरवत साहब के भेजे हुए लोग थे, क्या ये दुरुस्त है? मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है, मेरे पर्सनल नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन कोई भी शख्स जो पार्टी छोड़ गया हो, मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ लोग थे, वो प्लांटेड थे, भेजे गए थे और पर्पसली उन्होंने इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की है। देखिए ना, आप अगर 1000 बंदा है, कौन सा पार्टी छोड़ने वाला बंदा, कोई बंदे का नाम बताएं। अब आपकी पार्टी का ऐसा तो नहीं है जिसने ये करवाया सारा कुछ? अब आप कह रहे हैं इरादी तौर पर एक प्लान की तरह सब कुछ हुआ। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो हमारे तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं, वो अब हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बंदे थे जो पार्टी छोड़ चुके थे, जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने प्लांट करके इस तरह 2-4 बंदों को भेज के इस तरह की हरकत कराई है। वो हम जब किसी नतीजे में पहुंचेंगे हम शेयर भी करेंगे आप मीडिया से इंशाल्लाह ताला, कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो बदतमीजी करे लीडरशिप के साथ। हाँ, मुतालबा है आपका इमरान खान के लिए, आप ज़रूर करें, आपका हक है। आप एहतजाज करना चाहते हैं वो भी आप जरूर करें, लेकिन लीडरशिप के साथ बदतमीजी। जो पार्टी छोड़ गया उसका क्या लेना देना कि खान साहब जेल के अंदर रहे या बाहर रहे, ये समझ में नहीं आती बात वाली। यही हम कह रहे हैं। ये देखिए ना, पार्टी छोड़ गए हैं फवाद चौधरी साहब की, आप मुझे मिसाल दे रहे हो, कई और लीडरों की मिसालें दे रहे हैं जो पार्टी छोड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि खान साहब के लिए जी ये काम नहीं कर रहे। तो बात तो यहाँ रीजन और लॉजिक यहाँ समझ आती है कि फिर किस एजेंडे पे लोग काम कर रहे हैं। तो जब आप पार्टी में आना चाह रहे थे, पार्टी के अंदर से मुजामत, तो ये इसलिए वो सारी बातें कर रहे हैं ना। जब तो वो आएंगे, देखें ये फैसला तो खान साहब ने करना है कि कौन आएगा और कब आएगा, लेकिन आज तो वो पार्टी में नहीं है ना। जो पार्टी में नहीं है वो आकर मौजूदा पार्टी लीडरशिप पे तनकीद करेगा, तो इसका मतलब है कि उसमें तो वो मेलाफाइडी नजर आती है ना, उसमें तो नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था। जीन प्रोग्राम में मुझसे ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे, तज्जिए शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मालिक साहब। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में तज्जिया शामिल करेंगे। सियासी सूरत हाल के हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साफ़ी तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, पिछला हफ्ता भी बड़ा सियासी तौर पे हमने देखे अप्स एंड डाउन्स। एक तरफ तो खान साहब को जो रिलीफ मिलना था इद्दत में निकाह केस में, वो नहीं मिल सका, उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। फ़िलहाल जो हुकूमत ने भी अपने इरादे ज़ाहिर किए, राना सनाउल्लाह साहब के, एहसन इकबाल साहब के बयान से तो यही लगता है कि वो अगले चंद महीने नहीं बल्कि मज़ीद चंद सालों के लिए उन्हें जेल में रखने का इरादा रखते हैं। तो वो तो फिलहाल लगता है कि बाहर नहीं आने वाले। पीछे जो तहरीक इंसाफ के अंदर मामला है वो भी आपने देख लिया, ग्रुपिंग दर ग्रुपिंग। तो ये जो पीटीआई प्लान कर रही है कि हमने हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चलानी है, तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि पीटीआई से हुकूमत को कोई खतरा नहीं होने वाला आने वाले दिनों में या आने वाले चंद महीनों के अंदर या सालों के अंदर। देखें, ये अब जुलाई शुरू हो जाएगा कल से समर, और ये खौफनाक महीना होगा, जुलाई का नहीं अगस्त का, क्योंकि जुलाई के जो बिल्स हैं ये आपको आएंगे अगस्त में। तब आप जरा पब्लिक सेंटिमेंट दीजिए, देखिएगा, और वो परफेक्ट टाइम होगा कि जब पीटीआई ऑपोजिशन, मौलाना साहब बिल्कुल एक और पिच पे चलेंगे। आपने मौलाना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है इतवार वाली, बिल्कुल बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें भी उन्होंने इंदिया दिया है कि जो कन्फ्यूजन है पीटीआई के अंदर, एक बंदा कोई बयान देता है, कोई और देता है। मेरे प्रोग्राम में परसों थे जुमेरात वाले दिन अपना फॉर्मर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी, तो फवाद चौधरी ने भी कहा कि जी मुझे भी मौलाना साहब ने कहा है कि मैं किससे बात करूं। आज भी उन्होंने कहा है कि हम किससे बात करें, लेकिन हम तैयार हैं जिसने हमारे से बात करनी है। सो दो चीजें तो आपको नजर आ रही हैं। एक तो मुझे रिवाइवल नजर आ रहा है पुरानी सीनियर लीडरशिप का इन पीटीआई, और वो पीटीआई के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो इस बात से मैं फवाद चौधरी से एग्री करता हूँ, मौजूदा क़यादत में वो वजन नहीं है। अब देखिए, उस दिन उमर अयूब साहब को
खुद उनके अपने वर्कर जदोकोब करने लगे थे। जब वो रिजेक्ट हुई है, अदालत से इनको कार्रवाई में नाकामी हुई है, वहाँ प्रेशर पड़ा कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब काम करें, लीडरशिप से डिसइल्यूजनमेंट हो रही है। माहौल में तो तलखियाँ बहुत हैं, लेकिन जो ख्याल है ना लोगों का कि जी इस वक्त बिल्कुल पीटीआई बैकफुट पे है, क्या करेगी, इंतशार है, ये ज़रा जुलाई गुजरने दें आप। जुलाई के जब बिल्स आएंगे ना अगस्त में, आप देखिएगा कि ये गुस्सा कहाँ से कहाँ पे जाता है। सो दैट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फ्यूल उनको। जहाँ तक रही है बात अंदर रहने की, तो देखें सीधी सी बात है, ये फैसला इमरान खान ने कितना अरसा रहना या क्या नहीं रहना, ये तो उनकी कॉन्फ्रंटेशन है जो एस्टैब्लिशमेंट से उस पर तय होना है। ये अब एक्सट्रीम मिसट्रस्ट है और दरमियान में कोई आर्बिटर नहीं है इनके पास। हायर सोर्सेज से मैं आपको बताता हूँ, शुरू में काफ़ी अर्सा पहले बात हुई थी तो अप्रोच किया गया था सऊदी प्रिंस को भी, मोहम्मद बिन सलमान को। उन्होंने भी माजरत कर दी थी बीच में बोलने की। अब मिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा है, आर्बिटर इनमें है कोई नहीं, तो फिर ये मामला कैसे रुकेगा ये अब हमें वक्त ही बताएगा। बाकी तो अल्लाह ने फैसले करने होते हैं किसने कहाँ रहना है, किसने बाहर आना है, किसने अंदर रहना है। लेकिन एज वी स्पीक एक स्टेलमेट है और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है इस इदारे पे इनसे बात करने को। सो अगर इमरान खान तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, एक अलायंस बना पाते हैं ऑपोजिशन का, फिर तो शायद उनको मुझे रिलीफ होती नजर आती है, अदरवाइज मुझे नहीं। अब देखना ये है कि चेंज ऑफ गार्ड हो जाएगा नवंबर में यहाँ भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, क्या उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। और एक नवंबर में मालिक साहब एक और भी एक्सपेक्टेड है चेंज ऑफ गार्ड, वो अमेरिका में होनी है और उससे पीटीआई के लोग बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो वो फिर पाकिस्तान में फिर खान साहब के लिए अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। तो वो जो आर्बिटर की बात हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं आर्बिटर नहीं बन सकते खान साहब के मामले पे? वो तो बनने को तैयार होंगे मेरे ख्याल से। नहीं वो आर्बिटर, लेकिन वो मेरा ख्याल है उनकी वो बदमाशी कर लें तो कर लें, जिसको कहते हैं ना दोनों साइड्स के मुतफक्का आर्बिटर, वो नहीं हो सकते। मतलब लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि देखें अभी जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, आज मैं वो इरफान सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो इतनी डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस नहीं थी जब उन्होंने कहा कि जी वहाँ नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खुश करने के लिए और चंदे लेने के लिए, कैंपेन फंड्स लेने के लिए कैंडिडेट्स हर चीज़ बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है, ये जो इतना बड़ा वो एक वोट आया है, ये एक फैक्ट है। जो अलार्मिंग बेल ये है कि इस बार ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन था, अगली बारी रेजोल्यूशन बाइंडिंग भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो असल बड़े फैसले हैं ये पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। तो दूसरी तरफ मालिक साहब ये जो पीपल्स पार्टी का मामला है वो जो है वो कभी अच्छे बन जाते हैं कभी बुरे बन जाते हैं नून लीग के लिए। इत्तलात तो ताज़ा तरीन यही है कि पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो नहीं मानेंगे, जो कमिटमेंट्स की गई थी पीपल्स पार्टी के साथ वो मरीम नवाज साहब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनकी पंजाब हुकूमत जो है वो तो पीपल्स पार्टी के वोटों की मरहून मिन्नत है ही नहीं है तो शहबाज साहब है, शहबाज साहब जाने पीपल्स पार्टी जाने, मरीम साहबा तो बिल्कुल परवाह कर ही नहीं रही है इस चीज़ की। तो ये मामला आपको कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है? ये एक सीरियस इशू बन सकता है नून लीग के लिए आने वाले दिनों में, चूंकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि शायद हम आगे एक और झटका दें नून लीग को। देखिए आपकी जितनी सियासत है समर, वो शख्सियात के गिर्द है। पीटीआई की जो सियासत है वो इमरान खान साहब की शख्सियत रिफ्लेक्ट करती है, जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो रिफ्लेक्ट करती है जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की शख्सियत। सेम गोज फॉर पीएमएलएन। अब पीएमएलएन में पंजाब में इन पावर है मरियम इज अ हार्ड नट। वो भैया वो नरम तरीके से, वो ब्लैकमेल होने वाली खातून तो है नहीं, ठीक है, वो फौज से भी टक्कर गई थी तो अब तो वो पावर में है। जो जिस तरह ये बोझ डाल सकते हैं आपने बिल्कुल ठाका, शहबाज साहब पे तो बोझ है, मरियम पे किस बात का बोझ है? तो वो एक हद तक अकोमोडेट करेंगी। और मैं हमेशा बहुत तारीख को कहता हूँ हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी खानवादा है, इसलिए यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज वाली बिहेवियर नहीं है। ये जो लीडर है बस वही वो सब कुछ। अब इसलिए इनको पीएमएलएन को भले जो मर्जी मियाँ साहब भी चाहें, जो मर्जी बड़े मियाँ साहब भी मरियम को कहेंगे अच्छा इसको ऐसे कर लो, यकीन माने इनको बड़ा लिमिटेड वहाँ पे एक रोल मिलेगा। और ये पीपल्स पार्टी को फैसला करना होगा, ये चालाकियाँ बहुत हो गई हैं। हमें बजट पे बड़े एतराज़ हैं। आसफा भुट्टो ने बड़ी खूबसूरत और क्रिटिकल तकरीर की, लेकिन हमने बिल पास करवाया ना, और बिल के अंदर ऐसी ऐसी बेहुदा चीज़ें पास हुई हैं। कल को आप ये नहीं कह सकते कि हमने हुकूमत बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, निज़ाम बचाने के लिए वोट दिया था। लोगों ने कहना है तुमने जिस बजट को वोट दिया उसमें ये हमारी तबाही हो गई है, हमारे बिल इतने और बढ़ गए हैं।
पीपल्स पार्टी ने अब तक जो कर लिया सो कर लिया। मेरा ख्याल है कि अब ये ना फिर इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इनको फैसला करना होगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं यू कांट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड एट द सेम टाइम। ये नहीं हो सकता कि आप खरगोश के साथ भाग भी रहे हैं और जनाब जो उसके पीछे कुत्ता पड़ा है उसके साथ आप शिकार भी खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। सही हो गया। पीपल्स JUI क्लियर ऑपोजिशन, PTI क्लियर ऑपोजिशन। ये क्या कह रहे हैं, हम हुकूमत में भी हैं लेकिन अपोजिशन में। ये नहीं होता, लोग इतना बेवकूफ नहीं है। सही है, पीपल्स पार्टी को एक वाज़ेह पोजीशन लेना होगी, या वो हुकूमत के साथ आते हैं तो ज़ाहिर बाज़ाब्ता वजारतें भी लें, पूरा बर्डन शेयर करें। इस तरह बाहर से बैठ के शायद उन्हें उस तरह से सियासी फ़ायदा ना हो सके कि आइनी ओहदे ले लिए जाएँ और इंतज़ामी ओहदे ना लेकर कहा जाए कि हम अपोजिशन में भी है, गवर्नमेंट में भी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। तफसीली गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे थे मोहम्मद मालिक साहब की, उनका तज़िया आपने सुना खान साहब के हवाले से, हुकूमत के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।